बच्चों, अब हम वापस चलते हैं आपको डिफ़िकल्टीज इन लेवलिंग वर्क, यानी कि जब हम तलेक्षण कार्य करते हैं तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास उपकरण ऊंचाई से ऊपर स्थित बिंदु का सम्मानित तल ज्ञात करना हो, यानी कि जब आपकी स्थिति कुछ यूँ हो कि आपने ये अपने लेवल मशीन को खड़ा किया हुआ है, ठीक है, और इस लेवल मशीन की सहायता से आपको किसी छत पे, आपका छत है, ठीक है, इस छत का आपको मान लीजिए आपको इसका सम्मानित तल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उपकरण को आप सेट करेंगे। सेट करने के बाद आप एक लाइन ऑफ साइट निकालेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ साइट निकालने के बाद आप यहाँ पे उपकरण की ऊंचाई आप जान लेंगे, यानी कि यहाँ पे गज रख के आप उस गज का पाठ्यांक पढ़ लेंगे। अब क्या करेंगे, स्टाफ को उल्टा रख के इस पाठ्यांक को आप पढ़ लेंगे। मान लीजिए आपके पास ये पाठ्यांक आ गया, ये, ठीक है, इसका आपको सम्मानित तल यानी कि आरएल आपको जानना है। ये आपका स्लैब है यानी कि छत है। इसको पहली स्थिति में आप कैसे जानेंगे, ठीक है, कि क्या सम्मानित तल होगा। तो निश्चित तौर पे आपके पास ये जानकारी आपके पास होगी। मान लीजिए ये आपके पास 100 है, ठीक है, ये आपके पास 1.2 है, तो HI बराबर आपके पास हो जाएगा 100 प्लस 1.2 यानी कि 101.2। अब मान लीजिए आपने यहाँ से गज को उल्टा रख के एक पाठ्यांक पढ़ा है। ये पाठ्यांक मान लीजिए आपके पास आ गया है 2.50। चूँकि आपको इसके संदर्भ में इसका जानना है कितना ऊपर होगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा, ठीक है, RL यानी कि सम्मानित तल बराबर HI प्लस आपका A, यानी कि 101.2 प्लस 2.50। तो ये आपके पास हो जाएगा 103.70 मीटर। इस तरह से आप ये कर लेंगे तो ये आपका पहला आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आप इस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, यानी कि आपने उपकरण ऊंचाई को कर लिया, ठीक है। अब है जब स्टाफ बिंदु यानी कि जो गज है, ठीक है, यानी कि स्टेशन वो बहुत आपका नीचे हो, उस समय आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ये कोई ज़मीन है, यहाँ पे आपने ये अपने मशीन को सेट किया हुआ है, ठीक है। ये कोई आपका न्यून तल है 100, ठीक है। ये आपने गज का पाठ्यांक पढ़ा है, ये मान लीजिए 1.5 है, ठीक है। तो HI बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 100 प्लस 1.5 यानी कि 101.5, यानी कि ये आपके पास हो गया 101.5, ठीक है। अब आपका मान लीजिए यहाँ पे पाठ्यांक पढ़ना है, लेकिन गज की रीच में ये नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आपके पास सिंपल सा रूल है, ठीक है। आप नीचे एक लकड़ी का कोई खूंटा या पिलर गाड़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक पे कोई खूंटी या एक पिलर रखेंगे, ठीक है, और इस पिलर के ऊपर आप स्टाफ को रख के पाठ्यांक पढ़ लेंगे। मान लीजिए पिलर के ऊपर आपका स्टाफ का जो पाठ्यांक है वो आ गया आपके पास 1.800, ठीक है। तो अब आपको इसका सम्मानित तल जानना है, तो कैसे आप जानेंगे, तो सबसे पहले HI आपको मिल चुका है, जो आपके पास क्या है 101.50 है। अब आपको क्या करना होगा, आपको ये आपके पास यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या होगा, आपको RL अगर ये हम B मान लें, ठीक है, RL एट B बराबर आपको होगा HI माइनस स्टाफ रीडिंग, ठीक है। तो ये 101.50 माइनस 1.8, ठीक है। तो ये आप 101.5 में से 1.8 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये बचा आपका 100 में से एक गया आपके पास 99, यानी कि यहाँ का तल आपको 99.7 हो गया, ठीक है। आप टेप की सहायता से, ठीक है, फीते की सहायता से ये दूरी आप मान लें। मान लीजिए ये आपके पास आ जाएगा 0.70 मीटर। तो आप 0.70 मीटर को आप क्या करेंगे, इसमें आप 99.7 में, ठीक है, 0.70 को आप पुनः घटाएंगे, ठीक है। तो 0.0 यानी कि इस बिंदु का जो सम्मानित तल है वो आपका
99 मीटर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, यानी कि जब आपके स्टाफ के नीचे आपके होगी तो वहाँ पे आपको एक पिलर डालेंगे। ठीक है, और उसकी सहायता से आप दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि वो और वो जोड़ के आप HI में से घटा देंगे तो आपको सम्मानित तल आपको उस बिंदु का मिल जाएगा। तीसरा है ऊंची दीवार के आसपास आपको तलेक्षण करना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये कोई दीवार है। ठीक है, इस दीवार के आर पार आपको तलेक्षण वर्क करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उपकरण एक साइड में खड़ा करना होगा, इसकी ऊंचाई आपको निकालनी होगी। ठीक है, यानी कि नून तल पे गज रख के, ठीक है, आप इस पाठ्यांक को पढ़ के आप HI जान लेंगे। ठीक है, अब आप गज को उल्टा करके, क्योंकि ये मान लीजिए आपका A है, ये B है, ठीक है, ये C है, तो आप ये कर लिए और उसके बाद गज को उल्टा करके ये पाठ्यांक आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दूसरी साइड में जाएंगे, अपने लेवल मशीन को यहाँ खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद सबसे पहले आप HI जान लेंगे। HI जानने के बाद पुनः गज को उल्टा करके आप इस पाठ्यांक, मान लीजिए ये है, ये B है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये B और C एक तल पे होंगे। ठीक है, तो इसका आपको HI जाने के लिए क्या करना होगा, अगर इसमें से ये वाला पाठ्यांक आप घटा दें, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको आप घटा दें तो इस तक आ जाएंगे और यही इसका आपका HI हो जाएगा और इस HI के आगे आप अन्य कार्य को करते हुए अपने कार्य को संपादित कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास आता है अत्यधिक ढालू भूमि पे आपको तलेक्षण करना हो। ठीक है, यानी कि जो भूमि है आपकी बहुत तेज़ी से ढालू होती चली जा रही है या आपको बहुत तेज़ी से उठती चली जा रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आप लेवल मशीन को खड़ा करेंगे तो जो BS होगा वो क्या होगा, आपका काफ़ी कम आएगा और FS आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये फिर आगे आप बढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे तो आपको BS कम आएगा और FS आपका जाएगा। इसके उल्टा अगर आप किसी ढालूदार भूमि पर जाते हैं तो क्या होगा, आपके पास इससे लाइन ऑफ साइट निकालते हैं तो यहाँ पे BS आपका अधिक आएगा और FS आपका कम आएगा। फिर आपने यहाँ स्थापित किया, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, BS आपका ज़्यादा आएगा और FS आपका कम आएगा। इस तरह से इस अत्यधिक ढालू भूमि पे आप इसको कर सकते हैं। अब अगला आपके पास समस्या आ सकती है। ठीक है, टीले या खाई में आपको तलेक्षण करना हो, यानी कि ये आपका कोई टीला हो, हिल हो, मान लीजिए पहाड़ी हो, और ये आपको कोई खाई यानी कि वैली हो। तो यहाँ पे कभी भी हम यहाँ पे इसके एक्सट्रीम पे हम अपने गज को खड़ा करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके लिए चालाकी क्या दिखाते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बिंदु हमको प्राप्त हो जाए। यहाँ पे इस शीर्षस्थ बिंदु से हट के हम लेवल मशीन को खड़ा करते हैं। ठीक है, ताकि इधर का भी पाठ्यांक पढ़ लें और इधर का भी पाठ्यांक पढ़ लें, और फिर जब हम यहाँ पे करें तो यहाँ से ये पाठ्यांक मिल जाए और यहाँ से ये पाठ्यांक मिल जाए, तो दोनों के तलों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से ये अगर खाई का उच्चस्थ भी तो यहाँ खड़ा नहीं करते हैं, यहाँ कुछ ऊंचाई पे खड़ा करके यहाँ पे लाइन ऑफ साइट निकाल के ये ले लेते हैं, फिर यहाँ ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम ऊपर ऊंचाई खड़ा करके, ठीक है, ये लेते हैं और फिर इसी से हम आगे लेके इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये जब हमारा इस तलेक्षण इस कार्य हम खाई या उसमें कर सकते हैं, यानी कि खाई में हम शीर्षस्थ पे या हिल पे नहीं करेगा। झील के आर पार तलेक्षण करना हो, ठीक है, तो एक्चुअली होता है क्या है कि ये अगर आपके पास झील है तो झील का पानी जो होता है हमेशा आपका शांत होता है। ठीक है, तो इसके लिए झील के दोनों किनारों पे, ये मान लीजिए झील किनारा है तो दोनों किनारों पर दो बिंदु A और B लेते हैं और इन पे खूंटियाँ हम गाड़ देते हैं। ठीक है, खूंटियाँ इस प्रकार गाड़ते हैं कि इनका शीर्ष इस जो पानी का रुका हुआ पानी है, चूँकि झील में क्या होता है पानी शांत होता है, उसमें लहरें नहीं उठती हैं, तो हम सबसे पहले उपकरण को इसके नज़दीक खड़ा करते हैं और फिर इस बिंदु का सम्मानित तल हम प्राप्त कर लेते हैं, HI निकालते हैं, फिर सम्मानित प्राप्त, फिर उपकरण को हम दूसरे साइड में ले जाते हैं और जो यहाँ का तल होता है उसी तल को यहाँ ट्रांसफ़र करने के बाद
हम उपकरण को आगे अपना कार्य करके अपना करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको नदी के आर पार तलेक्षण करना हो तो आपको करना क्या हो, सबसे पहले जब गज लेवल मशीन के अति निकट हो, यानी कि ये आपका लेवल मशीन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आप ये ज़मीन है, ये काफ़ी आपके नज़दीक है, ये जो आप स्टेशन बना रहे हैं यानी कि जो स्टाफ रख रहे हैं ये काफ़ी नज़दीक है। तो उस समय क्या होता है कि पाठ्यांक पढ़ने में हमको समस्या आती है। ठीक है, स्पष्ट पाठ्यांक नहीं दिख पाता, तो उस समय क्या करते हैं कि हम पाठ्यांक पढ़ते समय यहाँ पे एक सफ़ेद पेपर लगा देते हैं और उस पेपर को ऊपर नीचे करते हुए अपने सहयोगी से उस पाठ्यांक को हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पाठ्यांक है तो ये पेपर लगा के यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर वो कह देता, इशारा कर देता सर्वेक्षक कि वहीं रोक दीजिए, फिर वहाँ जाता है और इस पाठ्यांक को आपको पढ़ लेता है। अब आपका पास नदी क्या है, जैसा कि आपको मालूम है कि नदी का जल आपका मूव करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो स्टेशन आपको ए और बी लेने होते हैं और आपको जो डबल लेवलिंग मैंने बताया था, ठीक है, यानी कि ए के नज़दीक हम एक चरण में अपने स्टाफ को खड़ा करके इस A1 को पढ़ लेते हैं और फिर यहाँ पे B1 पढ़ लेते हैं। फिर दूसरी प्रक्रिया में हम B के नज़दीक खड़ा करते हैं, ये मान लीजिए आपका है, तो B के नज़दीक अपने लेवल मशीन को हम खड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे में B2 और यहाँ पे A2 पाठ्यांक पढ़ लेते हैं और दोनों का एवरेज करके हम इसको बता लेते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिन प्रॉब्लम्स को आपको फील्ड में सॉल्व करना पड़ता है। अब आपके सामने आ रहा है, ठीक है, अगला पॉइंट कैसे आप करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपको उपकरण है, ठीक है, एरर्स इन लेवलिंग, यानी कि क्या क्या समस्याएं एरर्स इन लेवलिंग, ठीक है, यानी कि तलेक्षण कार्य में आपको कौन कौन सी त्रुटियां आ सकती हैं और उनके प्रिवेंशन, यानी कि क्या आपको सुधार। तो प्राय जितने भी हमारे पास उपकरण होते हैं उनमें तीन तरीके की त्रुटियां आती हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि उपकरणीय त्रुटियां। दूसरा हमारा होता है, ठीक है, नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। और तीसरा हमारे पर्सनल कारण हो सकते हैं। इन कारणों से हमारे साथ, यानी कि उपकरण की अपनी बनावट के कारण कुछ हो सकता है, कुछ प्राकृतिक बाधाएं आ सकती हैं और कुछ हम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ उपकरण में सबसे पहले लेवल का समंजन न होना। ठीक है, लेवल की शर्त क्या है कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि ये हमारी मशीन है, ठीक है, यहाँ अगर बबल है तो इस बबल की एक्सिस और लेवल ट्यूब की एक्सिस एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। यदि समांतर नहीं है, ठीक है, समंजन ठीक नहीं है तो समांतर नहीं होगी। जब समांतर नहीं होगी तो आप पाठ्यांक सही नहीं पढ़ेंगे। इसलिए लेवल मशीन का समंजन होना बहुत जरूरी है। बुलबुले का ठीक हरकत ना करना। कभी कभी क्या होता है कि बुलबुला किन्हीं कारणों से या तो धीमे चलता है, ठीक है, या बड़ी तेजी से आपको भागने लगता है, ठीक है, और वो मध्य निखार से बाहर आपको निकल जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बुलबुले की संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिवनेस पे आपको ध्यान देना होगा कि बुलबुले की जो गति है उसी गति से आपको काम करता रहे। तीसरा है फोक्सी भागों का संचलन ठीक ना होगा। ठीक है, यह समस्या स्पेशली जो हमने कहा था कि दो तरीके का फोक्सिंग होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये प्राय हमारा एक्सटर्नल फोक्सिंग में, जिसमें आपको दो ट्यूब की सहायता से बनाया गया था। एक ट्यूब में आपका आई पीस और डायफ्राम होता है, यानी विम्पट होता है, और दूसरे में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ठीक है, उसमें रैक एंड पिनियन की सहायता से हम उसको सही करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बार बार यूज करने के कारण रैक एंड पिनियन हमारी घिस गई रहती है, तो उसके लिए हमको उसको चेंज करना होता है। ठीक है, अगर ये समस्या आ गई है तो प्रयास ये करना चाहिए कि फार साइड और बैक साइड, यानी कि फर्स्ट डिस्क और बैक साइड को बराबर दूरी पर रखें। यानी कि अगर बैक साइड 50 मीटर पे लिए हुए हैं तो फार साइड भी 50 मीटर पे रख के लेने का प्रयास करें। फिर आपके पास है पैरेलैक्स, यानी कि लंबन। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बना हुआ फिगर हमारे बिम्पट पे अस्पष्ट या हिलता हुआ नजर आता है, या हमारा क्रॉस हेयर जो होता है बिम्पट पे जो बना हुआ है वो हमारे आई पीस पे स्पष्ट नहीं होता है। तो ये स्पष्ट न होना या हिलना नजर आना ही
आपका पैरलेक्स यानी कि लंबन कहलाता है। ठीक है, तो इसको निदान करने के लिए हमको फोकसन ऑफ आई पीस, अगर क्रॉसहेयर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आई पीस के आगे, ठीक है, आई पीस का संचालन करते हैं और पूरे परीक्षण काम में आई पीस का संचालन एक बार कर देते हैं, फिर उसको टच नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है, जहाँ हमारा प्रतिबिंब हिलता हुआ नजर आता है या अस्पष्ट नजर आता है, वहाँ पे जो हमारा फोकसन स्क्रू है उसको आगे पीछे करके हमको पाठ्यांक को करना आता है। गज की लंबाई में दोष, ठीक है, ये प्राय हमारे फोल्डिंग और टेलीस्कोपिक यानी कि मुड़वा है और अंत प्रवेशी गज हैं उसमें होता है। कभी कभी हम उन गज को कायदे से खोल के खड़ा नहीं कर पाते हैं, एक तो क्लैंप पे आपका रहता है और एक आपको खींच के निकालना पड़ता है, तो कभी कभी हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं, तो उस समय ये कमियां आ सकती हैं। ठीक है, जो गज का निशान बना हुआ है वो गज का अंशांकन अगर हमारा सही तरीके से नहीं किया गया तब भी ये समस्या आ सकती है। और फिर त्रिपाद के जोड़, जिस ट्राईपाड पे रख के, ठीक है, हम अपने लेवल मशीन को काम कर रहे हैं, कभी कभी त्रिपाद को बार बार यूज करने के कारण उसके पेज ढीले हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर ढीले हो गए हो तो हमारी मशीन उस पर कार्य से खड़ी नहीं हो पाती है, तो ये भी हो सकता है। दूसरा है हमारे पास नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कारण, ये आपका कर्वेचर के कारण आ सकता है यानी कि वक्रता के कारण आ सकता है, रिफ्रैक्शन यानी कि वर्तन के कारण आ सकता है, तेज धूप हो रहा हो तो उसमें क्या होगा, बुलबुला बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है, वो हो सकता है। ठीक है, कभी कभी तेज हवा चलने लगती है, उस तेज हवा के कारण हमारा उपकरण हिलने लगता है। ठीक है, वक्रता के कारण क्या होता है, मैंने पहले कहा था कि वक्रता के कारण आपका गज पठन वास्तविक से ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें संशोधन ऋणात्मक पड़ता है। ठीक है, जबकि जो वर्तन होता है उसमें जो माध्यम होते हैं रेयर और डेंसर यानी कि विरल और सघन जो माध्यम होते हैं, तो जब कोई कण, जब हमारी लाइन ऑफ साइट सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालती है तो हमारे उस लाइन ऑफ साइट पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण वो झुकने लगती है, जिसके कारण वो पाठ्यांक कम पड़ती है। ठीक है, तो पाठ्यांक अधिक पढ़ने के लिए जो पाठ्यांक कम पड़ा होता है उसको जोड़ना होता है, यानी कि वर्तन का जो संशोधन होता है वो आपका हमेशा धनात्मक होता है। तेज धूप के कारण, मैंने कहा कि जब तेज धूप होती है तो जो पाठ्यांक है, ठीक है, वो आपका हिलता हुआ नजर आता है। ठीक है, और बुलबुला भी आपको जैसे चमक पड़ती है तो पाठ्यांक आपको चमकता है तो वो आपको स्पष्ट नहीं हो पाता है, और जो आपका बुलबुला होता है वो गर्म होकर तेजी से घूमने लगता है, जिसके यहाँ बॉल मध्य में नहीं आ पाता है, तो ये समस्या आ सकती है। तेज हवा के कारण, ठीक है, जब भी तेज हवा चलने लगती है तो हमारा जो ट्राईपॉड होता है वो हिलने लगता है, जिसके कारण हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। देन आपके पास पर्सनल, ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक कि जो सर्वेक्षक है उसकी दक्षता कमी हो, या दूसरा वो लापरवाही दिखा रहा हो। ठीक है, दक्षता में कमी का उपकरण का मतलब होता है, ठीक है, कि लेवल को सही तरीके से समन्वित न कर पा रहा है, फोकसन जो करना है वो सही से न कर पा रहा है, स्टेशन पे रखे गज का पाठ्यांक वो गज को भेदन नहीं कर पा रहा है, या गज का पाठ्यांक आप पढ़ नहीं पा रहा है, या परिवर्तन बिंदु के चयन में उसको कमी आ जा रही है। ठीक है, या वो गलत तरीके से पाठ्यांक पढ़ रहा है। लापरवाही के कारण जो गज पकड़ने वाला है वो गज को कायदे से नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, लापरवाही से जो पढ़ रहा है वो गज का पठन कर रहा है। ठीक है, पाठ्यांक को भूलवश वो दर्ज करना भूल जा रहा है, या पाठ्यांक लेते समय बुलबुले को मध्य में होना चाहिए, बुलबुला को बिना मध्य में लिए वो पाठ्यांक को पढ़ ले रहा है। ठीक है, या जो पाठ्यांकों को, जिस पाठ्यांक को बीएस में डालना चाहिए उसको एफएस में डाल दे रहा है, एफएस वाले पाठ्यांक को बीएस में डाल दे रहा है, या जो आईएस में पाठ्यांक डालने हैं वो इधर उधर डाल दे रहा है। तो ये सब चीज़ें होंगी, तो ये आपके ईरर्स आपके सामने आ सकते हैं। अब आपके पास आता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन लेवलिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी इन लेवलिंग यानी कि तलेक्षण काल में परिशुद्धता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तलेक्षण काल में परिशुद्धता कई चीज़ों पर निर्भर करती है। एक कि उपकरण आपका परिशुद्ध होना चाहिए, उपकरण मानक पे हो, दूसरा जो सर्वेक्षक है वो कितना कुशल है उस पे होगा, तीसरा मौसम कैसा है, और चौथा क्षेत्र का प्रकार कैसा है। जैसे कि अगर मैदानी इलाका है तो वहाँ पे त्रुटियाँ कम होने की संभावना रहेंगी, अगर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे त्रुटियाँ आपकी ज़्यादा होने की संभावना होती है। ठीक है, तो तलेक्षण काल में समापन त्रुटि एक निर्धारित स्तर तक क्षम्य होती है या मान्य होती है। ठीक है, उससे अधिक होने पे
कार्य को हम पुनः करना पड़ता है। तो समापन त्रुटि E बराबर आपके पास फार्मूला होता है C√K। ये आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। कि समापन त्रुटि आपके स्मॉल ई ले सकते हैं या कैपिटल ई ले सकते हैं, ठीक है। C क्या है, ये कांस्टेंट है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। E जो है आपकी समापन त्रुटि है, ये आपकी मीटर में, और K जो आपके पास है, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस यानी कि दूरी है, ठीक है, जो आपकी किलोमीटर में है। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग जैसे जैसे आपके काम होंगे, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है, अगर आपके पास स्थूल कार्य है तो वहाँ पे ±0.100 का अगर आपका स्थूल कार्य है तो वहाँ पे C का मान आप ये लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास साधारण कार्य है, अगर आपके पास साधारण कार्य है तो वहाँ पे ±0.25 आप लेंगे, ठीक है। अगर शुद्ध कार्य है, आपका प्रिसाइज कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे ±0.012 का होगा, ठीक है। और अति परिशुद्ध है यानी कि हाईली प्रिसाइज अगर आपके पास है तो वहाँ पे ±0.008 आपको ये C की वैल्यू आपको लेनी होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। आपको अगर इसके अंदर है तब तो आप कार्य को स्वीकृत कर देंगे, लेकिन इससे अधिक हो रहा है तो कार्य को वापस करना होगा। C आपका स्टैंडर्ड इस कांस्टेंट के लिए स्थूल कार्य है तो 0.100 लेंगे। अगर साधारण सिंपल वर्क है तो 0.025 तक की शुद्धता मान है। शुद्ध कार्य है तो आपका 0.12 होगा। अगर हाईली प्रिसाइज है तो 0.008 आप ये लेके इससे आप करने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद से अगला कार्यक्रम आपके पास आता है समापन त्रुटि के कारण। वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे हमारा क्लोजिंग एरर यानी कि समापन त्रुटि हो रहा है, ठीक है। जब आप गजन पठन कार्य कर रहे हैं, पहला जब आप गज पे पठन कार्य करने का पढ़ रहे हैं तो उस समय बुलबुला आपका केंद्र से खिसक गया हो। दूसरा, ठीक है, कार्य के दौरान आपका उपकरण जमीन में धंस गया हो। परिवर्तन बिंदु पे जो गज आप रख रहे हैं, ठीक है, ये मानिए परिवर्तन बिंदु, तो आपने इधर से FS दिया था तो इसी पे आपको BS देना था, लेकिन आपने थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो ये काम आपके पास हो गया, ठीक है। चौथा काम आपके पास, ठीक है, जब आप तलेक्षण कार्य एक तलछिन से शुरू करके ज्ञात से करके दूसरे ज्ञात तलछिन में समाप्त करते हैं तो जो वास्तविक पाठ्यांक आता है और जो आपने किया है इनका समाहित तलों में अंतर आपको नहीं होना चाहिए। अगर अंतर आता है तो यह कार्य में समापन त्रुटि है, ठीक है। यदि प्रारंभिक और अंतिम तलों के बीच का अंतर पहले से ज्ञात नहीं है, ठीक है, तो इनके मध्य तलेक्षण आपको 2 बार करते हैं। एक बार आप आगे से पीछे जाते हैं और फिर पीछे से आगे आते हैं, तो उस समय अग्र और पश्च जो भी पाठ्यांक आप देते हैं उन पाठ्यांक का योग बराबर हो जाना चाहिए। समंजन, यदि त्रुटियाँ आपकी सीमा के अंदर है तो कार्य को वापस नहीं करते हैं, लेकिन अगर सीमा से बाहर हैं तो कार्य को आपको करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 8 किलोमीटर कोई आपकी लंबी दूरी है, ठीक है, यही साधारण तलेक्षण कार्य किया गया। कार्य जो है आपका साधारण टाइप का है, ठीक है। इसमें आपको 0.055 मीटर की आपकी समापन त्रुटि यानी कि आपको समापन त्रुटि जो पाई गई है वो आपकी इतनी है, ठीक है। तो कह रहा है क्या यह कार्य स्वीकार है, 2 कंडीशंस आपको लगा रहा है, ठीक है, कि यदि कि एक तो 8 किलोमीटर है और दूसरा है यदि आपके पास 4 किलोमीटर की दूरी है तो क्या होगा। तो सबसे पहले समापन त्रुटि E बराबर क्या है, C√K, ठीक है। E बराबर आपके पास कि क्योंकि साधारण कार्य है, ठीक है, तो साधारण कार्य के लिए C का मान क्या है 0.025 है, तो ये आपको 0.025 √K आपका यहाँ पे 8 किलोमीटर दिया गया, तो ये आपके पास कैलकुलेशन आएगा 0.070, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये मान आपका इस मान से अधिक है, लिहाजा ये कार्य आपका स्वीकार्य है, ठीक है। लेकिन जब 4 किलोमीटर के लिए आप जाते हैं तो E = आपका 0.025 और आपका 4, तो ये आपके पास आ जाता है 0.050
किलोमीटर आपके पास आता है। ठीक है, ये क्या है, आपने ये पाया हुआ है और ये आपको समापन त्रुटि आपकी है, तो ये समापन त्रुटि आपकी ज़्यादा है, लिहाजा कार्य को हमको वापस पुनः जाके करना होगा। इस तरह से आपको ये कार्य संपादित करने होंगे, इस तरह से ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। ठीक है, यानी कि परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। ठीक है, यानी कि डंपी लेवल का परमानेंट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, डंपी लेवल के अस्थायी समझने के लिए आपको दो क्रियाएं करनी पड़ती हैं। एक कि जो बबल ट्यूब है, ठीक है, उसके अक्ष का समंजन करना होता है, और दूसरा दृश्य रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट, ठीक है, को आपको समंजन करना पड़ता है। तो डंपी लेवल में सबसे पहले आप एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कैसे करेंगे। ठीक है, डंपी लेवल में वैसे तो अस्थायी समंजन की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप अस्थायी समंजन करते हैं तो उस समय आपको कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर बबल केंद्र में नहीं है तो आपको पहला काम करना होगा, ठीक है, कि ट्यूब के किनारे लगे बबल हैंड्स जो कैप्स्टन हेड, ठीक है, आपके उसके एक किनारे पे जहाँ पे आपको क्रॉस हेयर है वहाँ पे कैप्स्टन हेडेड स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, ये जो आपका पास होता है, ठीक है, ये आपके क्रॉस हेयर होते हैं, तो यहाँ पे आपके स्क्रू लगे होते हैं जिन्हें हम कैप्स्टन हेडेड स्क्रू कहते हैं। इन स्क्रू की मदद ली जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे मानिए 3 पात पेच वाला आपका डंपी लेवल है, तो सबसे पहले किन्हीं 2 पात के समांतर आप बबल ट्यूब को लाते हैं। ठीक है, अब बबल ट्यूब को लाने के बाद अब इसको वापस, जैसे आप लाने के बाद क्या करेंगे कि इसके पास इसको पलट देते हैं, यानी कि ये ऐसे था तो अब ये 180 पे इसी पे आप पलट देते हैं। ठीक है, अब दोनों स्थितियों में जब इस तरह से था वो और जब इस समय ये था, तो आप देखेंगे कि बबल में कितना बदलाव हुआ है। मान लीजिए ये बबल ट्यूब है, ठीक है, ये मेन लाइन है, इधर भी अंशांकन है, इधर भी अंशांकन, इधर भी अंशांकन है। मान लीजिए बबल को लाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन बबल आपको मान लीजिए कि आपको इधर भाग गई, यानी कि 2 डिवीजन ये बबल यहाँ पे भाग गई है। तो बबल में बदलाव मान लीजिए अगर आपके पास 2n डिवीजन हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे। ठीक है, पहले आपने काम क्या किया कि बबल को 2 फुट स्क्रूज के समांतर किया। समांतर करने का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब बबल को, ठीक है, इस तरह से घुमाया कि दूरबीन को जब घुमाएंगे, ठीक है, दूरबीन के साथ बबल लगी तो इसको 180 पे, पहले आपका आई ऑब्जेक्ट लेंस इधर था, अब ऑब्जेक्ट लेंस आप उसी जगह पे पलट के इधर कर देंगे तो 180 पे घूम जाएगा। 180 पे घूमने के बाद आप देखेंगे कि बबल अपना कितना डिवीजन हटा हुआ है। मान लीजिए हम यहाँ 2 की जगह पे दूसरा उदाहरण, आपको 4 डिवीजन हटा हुआ है, तो इसको आप 4। अब तीसरा काम आपको क्या करना है। ठीक है, अब मान लीजिए 2 हुआ, ठीक है, तो 2 का आधा 1 हुआ, 4 का आधा 2 हुआ। तो आप करेंगे क्या कि जो कैप्स्टन हेडेड स्क्रू है पहले उसकी सहायता से आप एक खाना ले आएंगे। ठीक है, अगर 2 हुआ है, अगर 4 हुआ है तो 2 खाना लाएंगे, और उसके बाद से, ठीक है, दूसरा जो होगा, ठीक है, जब पीछे कर लेते हैं, ठीक है, पेज की सहायता से, तो दूरबीन को आप 90 डिग्री पे घुमा देंगे, और 90 डिग्री पे घुमाने के बाद इसके, ठीक है, यानी इसके जो खाली था उसके समांतर हो गया। अब उसमें जो फुट स्क्रूज लगे हैं उन फुट स्क्रूज को आप अंदर या बाहर घुमा के वो 1 खाना या 2 खाना, यहाँ पे क्या किए थे 2 से 1 आपने क्या किससे, कैप्स्टन हेडेड स्क्रू की सहायता से 1 या 2 में बदला। ठीक है, उसका से बबल को आपने 90 डिग्री पे दूरबीन को घुमा दिया। फिर आपने क्या किया, जो फुट स्क्रूज थे इन 5 पेज, उन 5 पेज, ये सिंगल 5 पेज को आपने घुमा के इस खाने को, 1 खाने को भी आपने बराबर कर दिया या 2 खाने को। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि दोनों स्थितियों में बबल मध्य में न आ जाए। इस तरह से आप अपने बबल को मध्य में ला लेंगे कैप्स्टन हेडेड स्क्रू की सहायता से। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट आप कैसे करेंगे। तो लाइन ऑफ साइट के लिए आपको 2 पेग मेथड पे जाना होगा, यानी कि 2 पेग मेथड ये कहलाता है
कि आपने पहले दूरबीन को एक किनारे आपने खड़ा किया ए के नज़दीक, ठीक है, और फिर आपने यहाँ ये बी है मान लीजिए दूसरा आपका, तो यहाँ पे खड़ा करने के बाद आपने इस लाइन ऑफ साइट से ये पाठ्यांक A1 पढ़ लिया और यहाँ पे आपने पढ़ लिया B1, ठीक है। अब लेवल मशीन को आप क्या करते हैं, ठीक है, आप B के नज़दीक ले जाके खड़ा कर देते हैं। ये मान लीजिए आप B के नज़दीक खड़ा करके फिर आप ये पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके पास B2 हो जाएगा, ये आपके पास A2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने लेवल को, ठीक है, A के नज़दीक खड़ा किया हुआ है तो A और B का आपको तरांतर जो होगा आवासी तरांतर A1 माइनस B1 होगा, ठीक है, A1 माइनस B1, ठीक है। और जब B के नज़दीक आप खड़ा करते हैं तो S2 बराबर आपके पास A2 माइनस B2 होगा, यानी कि एक समीकरण यहाँ आ गया, एक समीकरण ये आ गया है। अगर सही है तो H बराबर आपको H1 बराबर H2 होना चाहिए, ठीक है। तो आपका H क्या हो जाएगा, H आपके पास हो जाएगा A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 बाई 2, ठीक है। अगर H पॉजिटिव आता है, H की वैल्यू पॉजिटिव आता है तो B A से ऊंचा है, ठीक है। यदि H का मान निगेटिव आता है तो क्या होगा, A B से ऊंचा होगा, या जैसे इसमें हमने कहा कि H पॉजिटिव आता है तो B A से ऊपर होगा, हाँ। H अगर निगेटिव आता है तो B A से नीचे होगा, अर्थात A आपका ऊपर होगा, ठीक है। चूँकि अब सही पाठ्यांक की गणना करते हैं तो जब लेवल को B के नज़दीक मानते हैं तो A का सही पाठ्यांक आपके पास A बराबर A1 प्लस माइनस H हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आप गज को A के पास आप लेकर जा करते हैं तो सही पाठ्यांक पढ़ते हैं तो उसमें जो कैप्शन हेडेड है उसकी सहायता से आप नया पाठ्यांक करेंगे तो आपका बबल ट्यूब जो होगा वो आपका पूर्ण रूप से आपका क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ साइट आपकी पूर्ण रूप से क्षैतिज हो जाएगी। अब अगला पॉइंट आपके पास है सेंसिटिविटी ऑफ, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल, ठीक है, यानी कि जो बबल ट्यूब है उसकी सुग्राह्यता आपको क्या होनी चाहिए, ठीक है। लेवल मशीन की दृष्टि रेखा को क्षैतिज करने के लिए, ठीक है, पार्सल का सेंसिटिव यानी कि सुग्राही होना बहुत जरूरी है, ठीक है। पार्सल में जो नली होती है, पार्सल की नली वो वक्र के रूप में होती है, ठीक है, और वक्र की जो त्रिज्या होती है वो प्राय 10 से लेके आपकी 300 मीटर रखी जाती है। जो आपका ये बबल होता है, ठीक है, ये आपके पास बबल ये वक्र के आकार का होता है। हम वापस चलते हैं आपके नए टॉपिक पे, ठीक है, कि बबल की सेंसिटिवनेस क्या होती है, यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ बबल आप किसे कहते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आपके पास सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, यानी कि सुग्राह्यता आपकी बबल पे कैसे निर्भर करती है, ठीक है। लेवल मशीन की दृष्टि रेखा को क्षैतिज समतल में लाने के लिए जो आपकी पार्सल है, ठीक है, उसका सुग्राही होना बहुत जरूरी है। पार्सल जो होता है वो क्या होती है कि जो नली होती है वो आपकी एक वक्र के रूप में होती है, भले आपको ऐसे दिखती है लेकिन वो होती आपकी इस नकली की तरह से, ठीक है। तो वक्र की त्रिज्या जितनी अधिक होगी आपका बबल ट्यूब उतना ही सुग्राही होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बबल की जो त्रिज्या रखते हैं, ठीक, वक्र त्रिज्या वो 10 से लेके 300 मीटर तक रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसमें जो अंशांकन होता है वो आपके अंश में होते हैं, ये आपके अंशांकन इसमें अंश में होते हैं। प्रत्येक अंश जो होता है, ठीक है, एक अंश बराबर आपका 2 mm के बराबर होता है, ठीक है, और एक अंश का मान आपका 8 से लेके, ठीक है, आपका 45 सेकंड तक कोणीय मान होता है। 8 से लेके 45 सेकंड तक एक अंश का कोणीय मान होता है। अब इसके लिए आपके पास, ठीक है,
जब आप बुलबुले को चलाते हैं, ठीक है, तो पार्सल का झुकता चला जाता है, जिससे आपकी दूरबीन क्षैतिज अक्ष पे भी झुकने लगती है। तो अगर आपको इसको परिभाषित करना हो, ठीक है, तो आपको कहना पड़ेगा पार्सल का एक अक्ष, ठीक है, पार्सल का एक अक्ष जो कोणीय मान दिखाता है, दर्शाता है या बताता है, उसे ही पार्सल की आप सुग्राह्यता कहते हैं। ठीक है, हमने पहले कहा एक अंश का मान 2 mm होता है और एक अंश आपका बराबर होता है 8 से 45 सेकंड का इसका कोणीय मान आपके पास होता है। ठीक है, ये निर्भर करता है किन चीज़ों पे, जो पार्सल है उसकी सुग्राह्यता सेंसिटिविटी किन बातों पे निर्भर करती है। तो सबसे पहले निर्भर करती है, ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास होता है कि जो नलिका है, ठीक है, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि व्यास, ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी कि ये जो व्यास है, ठीक है, ये व्यास है या वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, जितना ही अधिक होगा बबल आपकी उतनी ही अधिक सुग्राही होगी। ठीक है, यानी कि आपकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जितना अधिक होगा अर्थात कि व्यास या इसे कह सकते अथवा व्यास जितना अधिक होगा बबल उतना ही सुग्राही आपकी होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ठीक है, नलिका की भीतरी सतह, जो नलिका की सतह है, भीतरी सतह, ठीक है, जितनी ही स्मूथ यानी कि चिकनी होगी बबल उतना ही आपका सुग्राही होगा। ठीक है, तीसरा, बबल में बनने वाला जो आपका बबल ट्यूब में जो बबल है, ये बबल जितना ही अधिक लंबा होता चला जाएगा आपकी बबल की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक आपकी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अगर ये छोटा है तो उतना सुग्राही नहीं होगा, इससे बड़ा ये है तो अधिक सुग्राही होगा, इससे बड़ा है तो ये अधिक सुग्राही होगा, इससे बड़ा है तो ये आपका अधिक सुग्राही होगा। ठीक है, और चौथा, बबल के अंदर हमने पहले भी कहा था कि कोई हल्का द्रव डाला जाता है जो आपका अल्कोहल ईथर हो सकता है। ठीक है, तो उसका सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव और विस्कोसिटी यानी कि श्यानता जितनी ही अधिक होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा वो आपको सुग्राही बनाने का काम करेगा। तो ये बबल की सुग्राह्यता आपको 4 बातों पे निर्भर करेगी। एक, बबल की वक्रता त्रिज्या पे, ठीक है, दूसरा उसकी भीतरी सतह पे जितनी अधिक चिकनी उतनी अधिक सुग्राही, ठीक है, तीसरा बुलबुला की लंबाई पे, बुलबुला जितना अधिक लंबा होगा बबल ट्यूब उतनी अधिक सुग्राही होगी, और चौथा, जो नली में द्रव डाला गया है, ठीक है, उस द्रव की आपका विस्कोसिटी सांता जितनी अधिक होगी वो, ठीक है, और आपका पृष्ठ तनाव जितना ही अधिक होगा वो आपके पास होने का प्रयास करेगा। बबल के विस्थापन से लेवल उपकरण का क्षैतिज अक्ष जितने कोण पर विस्थापित होता है वह ऊर्ध्वाधर कोण आपका वक्रता ट्यूब की सुग्राह्यता का माप होता है, यानी सेंसिटिविटी को बताने का प्रयास करता है। ठीक है, यदि उदाहरण के लिए यदि बबल आपका 4 mm के अंश पर विस्थापित होता है तो दृश्य रेखा आपकी 4 सेकेंड झुक जाती है, अतः बबल ट्यूब की सुग्राह्यता 4 सेकेंड आपकी कहलाती है। ठीक है, यह जितनी कम होगी, ठीक है, बबल उतना ही अगर आपका सुग्राही होगा। अब इसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट, ठीक है, यानी कि इसके लिए कैसे हम फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है, यानी कि जो हमारी बबल की नलिका है वो कैसे आप पता करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा है, ठीक है, आपके पास ये मान लीजिए आपने बबल बनाया, ठीक है, ये आपको मैंने पहले कहा कि ये आपके वक्र के रूप में होती है, तो ये आपका मान लीजिए बबल ट्यूब है। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ठीक है, ये आपका फाई हो गया, ठीक है, ये आपका एक किनारा P है, एक किनारा आपका Q है, ये आपका सेंटर पॉइंट्स है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से आपने 2 रेखाएं निकाली हैं, ठीक है, ये आपके पास चीज़ें, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये
ठीक है, ये आपका है, ठीक है, ओ है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए एफ है, ठीक है। ये क्षैतिज दूरी आपकी डी है जो आपको 100 मीटर लिया गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये यहाँ पे आपको ये लेवल मशीन रखी गई है और ये आपका स्टाफ यानी कि गज रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी आपकी डी है जो आपको क्षैतिज है, ठीक है। ये आपका स्टाफ है। इस स्टाफ पे आपके पाठ्यांक ए बी और आपके पास सी एफ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपके डिविजन्स बने हुए, अंश बने हुए हैं, ठीक है, और ये टोटल आपका है एनएल, ठीक है। ये आपका फाई एंगल है और ये आपके पास फाई एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टाफ का जो अंतर होगा, ठीक है, वो आपका ये आपका स्टाफ का अंतर है, यानी कि जो आपका क्रॉस हेयर है उससे आप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसको करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले आप समतल जमीन पे दो बिंदु O और F लेते हैं, ठीक है। इनको 100 मीटर की दूरी पे स्थापित करते हैं। उसको मान लीजिए ये हो गया आपका D, यानी कि O और F बराबर D, ठीक है, किलोमीटर में। ये आपके पास क्या है, क्षैतिज दूरी आपके पास है, ठीक है। दूसरा अब काम करेंगे, ठीक है, लेवल मशीन को O पे खड़ा करेंगे, ठीक है, और गज को F पे आप खड़ा कर देंगे। तीसरा, लेवल मशीन को, जो लेवल मशीन है उसके पाद पेज को घुमाकर बबल को पहले एक किनारे P पे लाएंगे, ठीक है। पहला काम आपने लेवल और गज को 100 मीटर की दूरी पर रखा। दूसरा, ठीक है, आपने लेवल मशीन को O पे खड़ा करने के बाद से जो उसके फुट स्क्रूज हैं, उन फुट स्क्रूज की सहायता से बुलबुले को आप P किनारे पे लाएंगे, 0 किनारे पे लाएंगे, ठीक है। और जब इस पे लाएंगे तो आप गज का पाठ्यांक पढ़ लेंगे, ठीक है। जब आपने O पे लाया, P पे लाया, तो गज का पाठ्यांक आपके पास AF हो गया। जब आपने बुलबुले को इस किनारे लाया, ये बुलबुला आपको इस किनारे आ गया, ठीक है, तो आपने जो गज पे पाठ्यांक पढ़ा वो आपके पास हो गया AF, ठीक है। अब दूसरा काम आप करेंगे, ठीक है, अब फुट पेज को पुनः घुमाएंगे और बबल को आप दूसरे किनारे Q पे लाएंगे और Q पे लाने के बाद आप पुनः पाठ्यांक आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये पाठ्यांक आपके पास हो जाएगा, आपके पास मान लीजिए AB, ठीक है। अब आपने हो गया, अब ये ला के आपने पढ़ लिया, ठीक है। मान लीजिए बिंदु Q पे जो गज का पाठ्यांक है ये आपका P है मान लीजिए, और ये आपका Q है, तो P पे आपने पाठ्यांक पढ़ा तो AF आया, और Q पे जब दाएं साइड में आपने घुमाया तो आपको पाठ्यांक आ गया आपके पास है BF, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास आ गया BF। जब आप यहाँ पर लाए तो आपने पाठ्यांक पढ़ा ये, ठीक है। जब इस पे था तो आपने पाठ्यांक पढ़ा AF, ठीक है। अब बुलबुले का संचालन जो हो रहा है वो P से Q तक हो रहा है। बुलबुले का जो संचालन हो रहा है वो आपका P से Q तक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें आप लिखेंगे, ठीक है, कि D क्या है आपकी, D आपके पास है क्षैतिज दूरी, ठीक है, आपके किसमें है, किलोमीटर में, ठीक है, और ये आपके पास 100 मीटर, ठीक है, सॉरी, ये आपकी मीटर में है दूरी, D जो है आपके पास 100 मीटर है, ठीक है, दूरी मीटर में। फाई जो है ये विस्थापन है, कोणीय विस्थापन आपके पास है, ठीक है। ये आपका किसमें है, रेडियन में है, ये कोणीय विस्थापन आपका रेडियन में लिया गया है। R ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, R जो है आपके पास ये वक्रता त्रिज्या आपके पास है, जो आपके पास किसमें है, आपकी मीटर में है, ठीक है। यस जो है, ठीक है, गज पर लिए गए पाठ्यांकों का अंतर, लिए गए पाठ्यांकों का अंतर है, पाठ्यांकों का आपके पास अंतर है, ठीक है। यल जो है ये आपके पास, ठीक है, एक अंश का मान है, ठीक है,
यानी कि आपका ये जो है, ठीक है, इसका एक अंश का मान आपका यह रियल एक अंश का आपका मान है, एक अंश का आपका मान है, ठीक है। n आपको नंबर ऑफ डिवीजन है p एवं q के बीच अंशों का जो आपने बंटवारा किया है उनकी संख्या, ठीक है। nl क्या है आपके पास, बुलबुले का कुल संचालन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में आपका बुलबुला जो संचालन हो रहा है वो आपका बुलबुले का कुल संचालन आपके पास है, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये चीज़ों के बाद अब आप आइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो समरूप त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज आपके पास बन रहा है PO और Q, POQ बन रहा है, और दूसरा आपका AC आपके पास B बन रहा है, ठीक है। ये बना है नहीं बना है, POQ और ACB आपके पास दो समरूप त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे फाई इजकल टू आपके पास क्या हो जाएगा, PQ बाई आपके पास R, ठीक है। PQ का मान आपके पास क्या है, NL बाई R, आपके पास एक समीकरण आपके पास आ गया, ठीक है। जब आप ACB में देखते हैं तो फाई का मान आपके पास हो जाता है S बाई D, ठीक है। तो एक समीकरण आपके पास ये हो गया। तो ये फाई अगर बराबर करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, NL बाई R इजकल टू S बाई D, ठीक है। चूँकि फाई का मान बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा L बाई R इजकल टू S बाई आपका ND, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये मान आपका किस में हो गया, रेडियन में, ठीक है। और अगर आप सेकेंड में इसको लेने का प्रयास करेंगे तो L बाई R इजकल टू आपके पास हो जाएगा S बाई N D इंटू 20 62 65 आपको सेकेंड में। ये फार्मूला आपको L बाई R इजकल टू S बाई एन डी, ये आपको इससे सिद्ध करना होगा। ये कभी कभी आपके यहाँ पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको विशेष ध्यान से आप इस फार्मूले को देख के जाइएगा, ठीक है। अगर इस पर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम मान लिया आपके पास है कि तलेक्षण गज, आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, कि तलेक्षण गज 100 मीटर की दूरी पे रखा गया है, ठीक है। यानी कि D आपको 100 मीटर दूरी पर गया है, ठीक है। और बुलबुले को जब बद में लाने का प्रयास किया गया एक साइड पे ले जाके, तो गज पठन, ठीक है, जब एक साइड में आपको लाया गया तो गज पठन आपके पास आ जा रहा है 1.56 मध्य में, यानी कि ये आपका बुलबुला है, ठीक है। जब आप इस किनारे पर ला के गज पठन पढ़ते हैं तो वो 1.560 का है। बुलबुले को 4 अंश मध्य से बाहर चलाने पे, अब ये 4 अंश ये मध्य से बाहर चला रहा है, ठीक है। पाठ्यांक पुनः पढ़ रहा है, पुनः जब पाठ्यांक पढ़ रहा है तो ये पाठ्यांक आपका आ जा रहा है 1.595 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि बुलबुले के एक अंश का आप मान ज्ञात कीजिए क्या होना चाहिए, ठीक है। और एक अंश का मान भी ज्ञात करना है और आपको दूसरा वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो आप सॉल्यूशन में चलते हैं, ठीक है। एक अंश का कोणीय मान आपका क्या होता है, एक अंश का कोणीय मान आपके पास क्या आया था, ठीक है, फार्मूला था आपका फाई इजक्वल टू S बाई डी, ठीक है। पाठ्यांक का अंतर आपका क्या हो जाएगा 1.595 माइनस 1.550। ये जब मध्य में था तो इतना पढ़ा गया, 4 अंश जब हटाया गया तो इतना पढ़ा गया, तो दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 0.035 मीटर आपके पास, ये अंतर आपके पास आ जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास कह रहा है, ठीक है, कि आपको फाई का मान निकालना है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.035
डिवाइडेड बाई डी का मान 100 गुणे, चूँकि हम सेकेंड में निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो सेकेंड का फार्मूला हमारा क्या था, एस बाई डी इंटू 20, 62 और 65 का, तो ये हमारे पास आ रहा है 72 सेकेंड, ये मान हमारा यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, कोण 72 अंश 72 सेकेंड कितने पे चल रहा है ये, ठीक है, 4 अंश पे, 4 अंश के बुलबुले चलने पे 72 आ रहा है। तो एक अंश का मान आपका क्या हो जाएगा, एक अंश का मान बराबर हो जाएगा 72/4, यानी कि 18 आपका सेकेंड आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। ठीक है, एक अंश का मान हमने पूछा था, तो एक अंश का मान यहाँ से निकाल दिया। दूसरा कह रहा है वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा, एस बाई डी इक्वल टू NL बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे यस का मान आपके पास 0.035 है, डी का मान 100 है बराबर, ठीक है, एन क्या है, हाँ 4 दिया है, और यल आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है, यल का मान 2 mm है, हाँ तो 2 mm आपको मीटर में जाएगा, तो 0.002 मीटर डिवाइडेड बाई आपका आर, तो आर का मान आपके पास आ जाएगा 22.857। ये था आपके पास। ठीक है, जब आप सेंसिटिवनेस बबल जानेंगे, बबल ट्यूब की सुगराइता जानने के लिए फार्मूला आपके पास N/L इक्वल एस, आपके पास एस बाई डी इक्वल NL बाई आर से आप निकालने का प्रयास करते हैं। अब आता है आपके पास फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, आपका लेवल एंड स्टाफ बाई स्टेडिया मेथड, यानी कि जो स्टेडिया आपको दिया गया है उसके द्वारा आपको क्षैतिज दूरी आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले स्टेडिया समझिए क्या है, ये हमारा बिम्पट है, डायफ्राग्राम है, यहाँ पे क्रॉस हेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये रिंग है, रिंग के अंदर आपके पास ये हो गया, ठीक है, ये आपका मिडिल क्रॉस हेयर, ये अपर आपका स्टेडिया है, यानी कि अपर आपका क्रॉस हेयर है, ये आपका लोअर स्टेडिया है, यानी कि आपका निचला आपका है। ठीक है, इसको आपको जानना है, ये कैसे आप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम बिना क्षैतिज दूरी नापे भी हम हॉरिजॉन्टल दूरी हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके पास इस फिगर का आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास फिगर है, ठीक है, ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु आपका, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास A है, ठीक है, ये आपके पास B है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका स्टेडिया अंतराल है, कैपिटल एस, ठीक है, ये आपका लोअर स्टेडिया है, ठीक है, ये आपका अपर स्टेडिया है, क्लियर, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी आई साइट है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, और ये आपका आई है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका स्टाफ है, स्टाफ और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो आपका डिस्टेंस एफ है, F1 है, ठीक है, और F2 जो है आपका यहाँ से लेके ये जो आई पेन है उसके बीच का आपके पास दूरी है। क्षैतिज दूरी D आपके पास है, ठीक है, ये जो आपके पास सेंटर पॉइंट, सॉरी, ये आपके पास D जो है, ठीक है, ये आपके पास ये F है फोकल लेंथ, ठीक है, इस तक की दूरी आपको, ये आपके पास F है, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि बिम्बट तक की दूरी आपके पास, ठीक है, ये आपके पास
क्यू है और ये आपके पास क्षैतिज दूरी है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक स्मॉल डी है। ठीक है, और जो आपका स्मॉल एफ है इससे लेके आपके पास ये आपके पास स्मॉल एफ है इस फोकल लेंथ तक। ठीक है, पी और क्यू, पी पर गज रखा गया है, क्यू पे लेवल रखा गया है। पी और क्यू के बीच की दूरी आपकी कैपिटल डी है। ठीक है, बीमपट पे स्टेडिया का डायग्राम है वो आपका स्मॉल ए बी है। ठीक है, जिसके मध्य की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई आपकी ये क्या है, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, यानी कि ये जो हमने बीमपट बनाया था, ठीक है, वो आपका बीमपट है, उस पे ये ऊंचाई बीमपट की आई है। ठीक है, अब इस पे बीमपट का पाठ्यांक क्रमशः आपको पढ़ा गया है। ठीक है, तो वो पाठ्यांक आपके सामने क्या पढ़ा गया है। ठीक है, गज पे आपके पास एपी और आपके पास बीपी दो पाठ्यांक आपको पढ़े गए हैं। जब यहाँ से पढ़े हैं, ठीक है, तो ये आपका गज है जो पी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके दो पाठ्यांक पढ़े गए हैं, एक एपी है जो आपके लोअर द्वारा पढ़ा गया है और जो अपर वाला है वो आपके पास बीपी पढ़ा गया है। ठीक है, यानी कि क्रॉस स्टाफ का हेयर का जो अंतर है वो आपका कैपिटल यस है। ठीक है, अब आपको मानना है, माना। ठीक है, ये आपके पास ओ है, ये आपका C1 है। ठीक है, और ये आपका O1 है, तो माना C1O कह लीजिए। ठीक है, आपके पास, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा C1O बराबर आपके पास F1 है एंड आपके पास C1O1 बराबर आपके पास F2 है। ठीक है, CF जो आपके पास ये C1F है, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, और C1F बराबर आपके पास है स्मॉल एफ। ठीक है, अब आपके पास दो त्रिभुज हैं ABC, ABC1 एंड आपके पास BC1 और A, दो आपके पास समरूप त्रिभुज हैं। तो AB बाई आपके पास OC1 बराबर, ठीक है, आपके पास स्मॉल आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल AB बाई OC1, ठीक है, O1C1, ये बटे ये बराबर ये बटे आपकी ये दूरी। ठीक है, यहाँ पे AB क्या है आपके पास यस, OC1 क्या है आपके पास F1। ठीक है, यहाँ पे O1C1 बराबर क्या है आपके पास F2। ठीक है, और यहाँ पे OC1 आपके पास, ठीक है, OC1 बराबर आपके पास AB बराबर क्या है आपके पास I है। ठीक है, AB बाई I, और ये क्या है आपके पास F2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा यस बाई I इक्वल टू F1 बाई F2। ये आपके पास एक फार्मूला यहाँ पे आपके पास आ गया। ठीक है, भौतिक के अनुसार आप क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहता है, ठीक है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई आपका F2। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसमें अगर इस समीकरण दो में ठीक है, F1 से आप गुणा करें, F1 से गुणा करने पे, ठीक है, आपके पास क्या हो जाएगा F1 बाई F बराबर F1 बाई F1 प्लस आपके पास F1 बाई F2। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा F1 बाई F इक्वल टू 1 प्लस F1 बाई F2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F1 बाई F2 इक्वल टू, ठीक है, F1 बाई F माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जब समीकरण हमारे पास आ गया तो हमारे पास दो समीकरण हम लोग के पास आ गए हैं। ठीक है, एक समीकरण हमारे पास क्या है, एक समीकरण है
यस बाई आई इजकल टू F1 बाई F2, एक समीकरण ये। दूसरा समीकरण हमने यहाँ डेरिवेशन किया है तो ये हम लोग पास आ गया है F1 बाई F2 इजकल टू F1 बाई F माइनस 1। ये हम लोग पास दो समीकरण आ चुके हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब हम भौतिक फार्मूले पे गए तो दूसरा समीकरण हमको ये प्राप्त हुआ। अगर F1 बाई F2 का मान F1 बाई F2 का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अगर हम इसको 1 में रखते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, यस बाई आई इजल टू, ठीक है, F1 बाई F आपका माइनस आपके पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 बराबर हम लोग के पास हो जाएगा यस बाई आई प्लस 1 बाई आपके पास F, ठीक है। तो F1 बराबर आपके पास हो जाएगा SF बाई आई प्लस आपके पास क्या हो जाएगा F, ठीक है। ये आपका समीकरण 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास कैपिटल D इक्वल टू F1 प्लस स्मॉल d, कैपिटल D बराबर क्या है F1 प्लस आपके पास स्मॉल आपके पास D है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी D है, तो कैपिटल D बराबर क्या हो गया F1 प्लस आपका स्मॉल d। तो फार्मूला आपके पास आ जाएगा यस F बाई आई, इस फार्मूले में रखें, प्लस F प्लस D। अब जब ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है, तो अब आपके पास समीकरण बचा हुआ है, आपके पास ये आपके पास डाटा के रूप में आपके सामने आया है, ठीक है। D इजक्वल टू यस F बाई आई प्लस F प्लस D, ठीक है। ये आपका एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। ये आपका समीकरण 4 आपके सामने कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल d क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस से उपकरण तक की मध्य की दूरी, ठीक है। यानी कि स्मॉल d जो आपके पास है लक्ष्य लेंस, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस और उपकरण के मध्य की दूरी आपके पास है, ठीक है। F बाई आई आपके पास क्या है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट यानी कि गुणज नियतांक आपके पास है, ठीक है। और F प्लस D आपका एडिटिव यानी कि संयोज्य गुणांक है, एडिटिव यानी कि आपका संयोज्य गुणांक है, ठीक है। जो IOP लेवल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्रोमेटिक लेंस की वजह से ये जो हमारा F बाई आई होता है, ठीक है, ये F बाई जो आई होता है, ठीक है, इसका मान 100 होता है और F प्लस D का मान आपका 0 होता है। तो फार्मूला आपके पास समझ जाता है D इक्वल टू 100S प्लस 0 इंटू F प्लस D। तो फार्मूला आपके पास आ गया D इक्वल टू 100S। यही होता है जिसकी सहायता से हम इसको आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं।